है मादक द्रव्यों के विरोध के वजह से इस दिन को मनाया जाता है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत में इसको रोकने के लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी आज मादक द्रव्यों के सेवन में लगी हुई है और कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये अपराध को बढ़ावा देती है, ना सिर्फ ये समाज में एक तरह की बुराई पैदा करती है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है उसमें भी कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही खास मेहमान इस पैनल में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त तेजेंद्र सिंह लूथरा साहब जुड़ेंगे, आपका स्वागत है। मेरे साथ अरविंद ठाकुर जुड़ेंगे, आप अधिवक्ता है सर्वोच्च न्यायालय में। और मेरे साथ सुनील वात्स्यायन साहब जुड़ेंगे, आपको निर्माण विशेषज्ञ हैं। तो सवाल यही है कि कानून है लेकिन बावजूद क्या लोगों में जागरूकता की कमी है, क्योंकि कानून कहीं ना कहीं रोग को रोकने में कामयाब तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अवैध तस्करी चल रही है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें कि भारत को इस तरह से गढ़ बताया गया है, उसके लिए भारत क्या कर रहा है। दूसरा था क्या मानेंगे इस दिक्कत को, लगातार हम देख रहे हैं जो हमारी युवा वर्ग है वहाँ ये दिक्कत बढ़ रही है और यही हुआ युवा वर्ग है जो हमारी असली एसेट्स है, हमारी इकोनॉमी की एसेट्स है, जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं। देखिए, युवा वर्ग में ये समस्या है, लेकिन इसको इसी तरह से कह देना और इसी तरह से स्वीकार कर लेना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। एक सेक्शन है युवा वर्ग का जो इस समस्या की तरफ जाता है। अब वो सेक्शन क्यों जाता है, अगर हम उसके ऊपर जाएं तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कारण है जो युवा वर्ग का पेरेंटल डेप्रीवेशन है, यानी कि वो युवा लोग जो अपने माँ बाप से किसी न किसी वजह से अलग हो जाते हैं। अलग होने के कई कारण हो सकते हैं, कोई हॉस्टल में जाने की वजह से हो सकता है, किसी के पिता की मृत्यु हो सकती है, किसी के पिता का बाहर काम की वजह से उसको जाना पड़ सकता है। तो कई तमाम तरह के कारण हैं जो पेरेंटल डेप्रीवेशन की ओर बच्चों को ले जाते हैं। और जब बच्चे पेरेंटल डेप्रीवेशन के प्रभाव में आते हैं तो फिर वो वल्नरेबल हो जाते हैं और इस तरह की समस्या में रिस्क है। और जो दर्शक इस कार्यक्रम में अपने सवाल हमारे मेहमानों से पूछना चाहते हो, हमारी टॉप की लाइनें आपके लिए खुल चुकी है। हम आपको बता दें लीगल पॉइंट का उद्देश्य आपको एक मंच प्रदान करना है और हमारे पास जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे होते हैं। लिहाजा आप अपना फोन उठाइए और हमें फ़ोन करिए, अपने सवाल पूछिए। अपने नंबर आपको मैं बता दूँ 1800-115313, 1800-115314। और जो दर्शक दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हो वो 011-2303-5420 इस नंबर में भी फ़ोन कर अपना सवाल बच्चा था क्यों ये दिक्कत आ रही है, आज क्यों बढ़ावा अगर मिल रहा है तो क्यों बहुत बड़ा रीजन तो जैसे लूथरा जी ने बताया पेरेंटल डेप्रीवेशन के बहुत बड़ी, मगर कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो मीडिया भी इसका बड़ा रोल अदा कर रहा है। अगर हम देखें कि जैसे अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी शुरू हुआ कि 20 साल उम्र के 21 साल से 25 साल महाराष्ट्र में कर दी, वो तो कितना हाई हल्ला हुआ। तो कहीं ना कहीं जो ड्रग इंडस्ट्री है या जो लोग इसमें ड्रग्स में खासतौर से इन्वॉल्व हैं वो अपना नेचुरली यहाँ पर एक डिमांड को देखते हैं। वो डिमांड कहाँ से आ रही है कि जो स्ट्रेस बढ़ रहा है लाइफ में, उस स्ट्रेस को यानी कि वो मदद चाहता है, खासतौर से युवा जो वर्ग है वो मदद चाहता है। और जब उसको मदद नहीं मिल पाती, चाहे वो अपने पेरेंट्स से उसको नहीं मिल पाती, काउंसलर से नहीं मिल पाती, डॉक्टर से नहीं मिल पाती, तो वो अपने सेल्फ मेडिकेशन में जाता है और इस तरह के हाथों में पड़ जाता है जहाँ से जो इलिसिट, क्योंकि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो वो लीगल ड्रग है उन लोगों के लिए जो 30 साल से ऊपर है, मगर जो लोग दूसरी ड्रग्स है जिनका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में आता है वो सारी इलीगल ड्रग्स है, क्योंकि मतलब मिलती नहीं है और ऑन द और जिसको कहेंगे ऑन द काउंटर ड्रग्स भी जो है बहुत सारी, क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो मिलते हैं तो वो उसका सहारा लेते हैं। और शुरुआत तो होती है किसी न किसी विश्वास वाले व्यक्ति के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विश्वास उसको मिलता है और साथ में वो उसी ट्रैक में आ जाता है। जबकि पहली बार का अनुभव होता है अच्छा नहीं होता लोगों को, मगर वो दोबारा उसमें वापस उसको दोबारा रोका जाता है और होता है यूज से शुरू होता है, अब्यूज की तरफ चला जाता है और एडिक्ट बन जाता है या डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये शुरुआत यूज से ही होती है और जो हमारे प्रावधान है उसके बहुत अच्छे उसमें प्रावधान है, मगर उसके बावजूद भी जो है ये इतनी बड़ी। ठाकुर साहब हमारे पास 3 सेंट्रल एक्ट है, हमारे पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, हमारे पास NDPS एक्ट 1985 है, NPIT NDPS एक्ट 1988 है, 2001 में लेटेस्ट इसे अपडेट किया गया है। कानून के सारे आप जानते हैं, हम इस समस्या का समाधान निकालते हैं। कानून के सारे समस्या का समाधान
पूरी तरह से नहीं करता। इसके लिए सामाजिक जागरूकता का होना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले इसकी जो शुरुआत में जो देखा गया था, पहले था ओपीएम एक्ट 1857 था, इसके बाद ओपीएम एक्ट 1878 आया, फिर डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1920 का आया। लेकिन बाद में उसमें क्या था कि सजा का जो प्रावधान था वो बहुत ही कम था, 3 साल था, उसका डबल दूसरी बार अगर पकड़े जाते थे तो 4 साल के लिए। उसको फिर करके इन लोगों ने ये जो नया प्रावधान लाया उसमें सजा के क्वांटिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, और यहाँ तक कि दूसरी बार कन्विक्ट होने के बाद डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है, सेक्शन 31 से जो NDPS एक्ट का बताता है, वो मौत की सजा का प्रावधान है। लेकिन फिर भी जो है पकड़े जा रहे हैं, और कहाँ से पकड़े जा रहे हैं, बल्कि चलिए मेरे साथ अनुप तिवारी अपना से जुड़ चुके हैं। तिवारी साहब पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये हमारे यहाँ कानून बना हुआ है कि कोई भी अवैध नशीली पदार्थों को रखता है तो उसके लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। हाँ सर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक की जितने केस पकड़े गए हैं उनमें से कोई भी आज तक की कोई ऐसा रिजल्ट नहीं सुनने में आया है जिसको मौत की सजा मिली हो या कोई ऐसा कुछ हुआ हो। कानून में कहीं ना कहीं कमी है, उसके क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। नहीं, देखिए इनका जो सवाल है मुझे लगता है ये थोड़े से खुद इनको क्लैरिटी नहीं है क्या पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि आजीवन कारावास की सज़ा है लेकिन मौत की सज़ा अभी तक किसी को नहीं दी। तो आजीवन कारावास की सज़ा तो इस तरह के केसेस में कई लोगों को हुई है, और जैसे अभी ठाकुर साहब ने बताया कि इसमें सेकेंड कन्विक्शन के ऊपर मौत की सज़ा का प्रावधान है। तो सेकेंड कन्विक्शन वाले केसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर किसी को पहली बार कन्विक्शन हुआ है तो पहली बार कन्विक्शन कम से कम 10 साल का और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन लाइफ सेंटेंस का, सॉरी 30 साल का। तो अगर किसी को 10 साल या 30 साल की सज़ा होती है तो दूसरी बार वो बाहर आएगा, फिर उसी तरह का काम करेगा, फिर पकड़ा जाएगा, फिर उसका ट्रायल चलेगा। ये केस अपने आप में थोड़ा रेयर होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कानून कमज़ोर है या उसका जो क्रियान्वयन है वो कमज़ोर है। लेकिन फिर क्यों पढ़ना, मैं आऊँगा इस मुद्दे पर। मेरे साथ CM जेटली साहब मुंबई से जुड़ चुके हैं। जेटली साहब पूछिए अपना सवाल। और नमस्कार, छत्तीसगढ़ में गांजा और भांग और के पास दूसरा रेशन आपने मिलता है, मुझे कमिश्नर देखती थी, लेकिन महाराष्ट्र में किसी भी गांजा और भांग आते सजा से ज्यादा होती है। पहली बात, दूसरा जो दीपक और अल्फा जीवन के ड्रग्स आते हैं, नीचे ड्रग्स है, लोग लड़के उसको यूज करते हैं। जब इस तरह ड्रग होते हुए भी हमें पाउडर बेचते हैं, तो सरकार उसको रोकने के क्या करने के लोग उसके नशे के आदि का हो, क्योंकि जो ड्रग्स के नशे के बाद में उनका नशा पूरा नहीं होता तो आदमी कहीं से LSD बोलो, ब्राउन बोलो और चीजों का के मदद करना चाहता है, जिसका वो पैसा खर्चा करना चाहता है। सरकार इसमें की रोकथाम क्यों नहीं करती? धन्यवाद। चलिए, कहीं ना कहीं चरस, भांग, गांजा, अफीम और हेरोइन का धड़ल्ले से कारोबार चलता है, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में ये व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जरूरत है इसे रोकना। वाचन साहब, आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, जहाँ तक कंट्रोल का सवाल है, ये दो आस्पेक्ट हैं। एक है सप्लाई साइड, जो लॉ इन्फोर्समेंट और जो कानून का आस्पेक्ट है, और एक है डिमांड को कम करने का। NDPS एक्ट में डिमांड को कम करने का भी प्रोविजन है, मगर वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास जाता है। मगर वहाँ पर उसमें जागरूकता का प्रयास, और प्लस जो आपका इसमें जो लोग डिमांड को कैसे हम कम करेंगे, जो इलाज लेना चाहते हैं उनको इलाज दिया जाए, और साथ में डिमांड अगर कम होगी तो सप्लाई भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि सवाल यहाँ पर जैसा मार्केट का होता है कि सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि डिमांड है। अगर डिमांड को कम करा जाए तो ये बिल्कुल सही है कि एक रास्ता है, मगर लॉ इन्फोर्समेंट एक ऐसा प्रयास होना चाहिए जो कि कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर हम उसको केवल स्पोरेडिक है, मगर मैं समझता हूँ कि हमारी जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है प्लस जो स्टेट पुलिस है वो अपनी जगह काम है, मगर कहीं ना कहीं वो गैस रह जाती है। कहीं ना कहीं वो जो एक अब क्योंकि जब से अमेंडमेंट हुआ है 2001 में, तो उससे भी क्या हुआ है कि जो आपका जो उसकी क्वांटिटी है वो 5 ग्राम कर दी गई है। तो उसमें भी जो है वहाँ पर उनको पकड़ पाना, और उसको क्योंकि वो अपने को छुड़ा के ले जाते हैं कि ये कहते हुए कि मैं ड्रग यूजर हूँ। तो ये जो थोड़ा सा डिक्रिमिनलाइजेशन जो थोड़ा सा हुआ है, उससे भी मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा। चलिए, एक और दर्शक मेरे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। महेंद्र पूछा अपना सवाल। सर नमस्ते, मैं सर लूथरा साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सर, काफी समय से है। जय। और लूथरा साहब ने इस प्रोग्राम पे सर बहुत ही केसेस भी पकड़े। मैं इतना जानना चाहता हूँ सर, जो MP MLA हैं जय,
कांड इस केस में सब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं जी। और ये बड़ी पार्टी होने के कारण पुलिस उनको अच्छी तरह से गिरफ्त नहीं कर पाती है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ, बिना सबूत के इस तरह के आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं? हमें हमेशा टीवी न्यूज में आता रहता है सर ये। चलिए, मैं इसको इस तरह से नहीं लेता, क्योंकि जब तक ये सबूत नहीं आता आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं, चलिए इनको बड़ी मछलियों के तौर पे कहते हैं, जो बिग फिशेस होती हैं वो हमेशा छूट जाती हैं। और अगर ये कारोबार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके कानून में कुछ ना कुछ तो ऐसी पेचीदगियाँ होंगी जिसकी वजह से बढ़ रहा है। देखिए, ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी मछलियाँ जो है वो बच जाती हैं, लेकिन अगर हम ये जनरल परसेप्शन, हाँ जनरल परसेप्शन है, लेकिन अगर हम इसकी तह पर जाएं तो मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड जिसको माना जाता था, सराफत शेख, उसको लगभग 5 साल पहले दिल्ली पुलिस ने NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया। बाकायदा बड़ी मेहनत करके लगभग 3 महीने ये ऑपरेशन चला, और सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे गिरोह को, जो कि बम्बई तक फैला हुआ था, उसको गिरफ्तार किया। और उसको सिर्फ NDPS एक्ट में ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट में भी बुक किया। और आप लोगों को जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि आज लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो जेल से बाहर नहीं आया, उसकी जमानत नहीं हुई है, उसका मुकदमा चल रहा है। टेक्निकलिटीज की आप कुछ बात? और मैं बता रहा था कि इसमें टेक्निकलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसके वजह से प्रोसीजरल पैराफर्नेलिया पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो छूट ही जाते हैं। जैसे कि गिरफ्तार करते समय आप जब किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसमें उसको बताया जाता है कि आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जा करके सारा स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ता है, जो भी ऑथराइज ऑफिसर होता है। इन सारे फॉर्मेलिटीज़ को नहीं पूरा करते तो ये जो कोर्ट में है फिर इसको प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बादशाह साहब, आप मानते केवल सरकारी हस्तक्षेप थे? 26 दिन को हम एक विरोधी दिवस मना देंगे, उस दिन एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे टेलीविजन में, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक जन जागरण अभियान जैसा हमने पोलियो के कार्यक्रम में देखा है, क्योंकि अगर भारतवर्ष में अगर सही तौर पे देखा जाए पोलियो कार्यक्रम बड़े जन जागरण के साथ चलाया जाता है, उस तरह का कार्यक्रम आपको चलाना होगा, उस तरह की सीरियसनेस आपको लानी होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार केवल ये काम नहीं कर सकती, मगर सरकार लीडर के रूप में तो सामने आती है। पहली बात ये, अगर हम मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट का भी एजेंडा में देखें तो ड्रग जो है वो बिल्कुल आखिरी उस पर आती है, जिसको कहते हैं स्टेप पे आई बिल्कुल, यानी कि प्रायोरिटी थोड़ा सा और हमें बढ़ानी पड़ेगी। एक अच्छा प्रयास होने जा रहा है कि ड्रग डिमांड पॉलिसी बनने जा रही है, उससे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन एफर्ट्स का हो पाएगा। पहली बात ये। दूसरा ये बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पर जो है जो लोग नशा लेते हैं उनको एक अछूत के रूप में देखा जाता है। तो अगर मैं आज इस काम को करने के लिए डोनेशन लेने के लिए कहीं जाऊँ या किसी से मांगने जाऊँ तो मेरे को एक बच्चे के लिए तो मिल जाएगा, मगर एक ड्रग यूज़र के लिए, क्योंकि हमारा जो उसके प्रति सोच है वो पेशेंट वाला नहीं है, हमारा सोच है उसके प्रति एक क्रिमिनल वाला, कि हम उसके क्रिमिनल लिखते हैं। हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति को, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारा क्राइम किया है, क्योंकि वो छोटे छोटे पैटी क्राइम्स करते हैं, जो कि पुलिस आए दिन इस तरह के केसेस को डील करना पड़ता है उनको। मगर समाज का जो रुख है वो बड़ा उनका नेगेटिव है, स्टिग्मेटाइज्ड है। उससे भी मैं समझता हूँ कि हमारा जो काम है वो रुकता है। लोग अल्कोहल प्रिवेंशन के लिए, मैं चाहूँगा कि अगर बच्चे के लिए भी मुझे कुछ काम करना है तो 20 लोग आएंगे। चलिए, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। एक सिंह साहब का जल्दी से मैं सवाल ले लूँ, हरियाणा से है। सिंह साहब पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो नशीली दवाओं के बारे में जो ये प्रोग्राम आपने चलाया, ये मैं सुना बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं या दारू वगैरह या जो शाम के समय पुलिस वाले करते थे, उसके ऊपर कोई आम आदमी एक्शन नहीं ले सकता, तो उसके लिए कानून ने क्या कुछ सिस्टम वगैरह तैयार किए कि उनके ऊपर तो ज़्यादा एक्शन लिया जाए? क्योंकि शाम के समय ज़्यादातर देखा जाता है कि पुलिस वाले खास पुलिस स्टेशन में, मोस्टली मैं सबका नहीं कहता, बहुत ज़्यादा गिनती में कि पुलिस वाले खुद ही ऐसा काम करते हैं। मैं तो दूसरे क्या है? मैं जरूर पूछूंगा। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ और मुद्दों पे बात, क्योंकि सवाल ये है कि हमें आने वाली अगर अपनी युवा शक्ति को बचाना होगा तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से नकेल कसनी होगी। और जिस तरह से नई नई दवाइयाँ आ जा रही हैं और नई तरह से इंजेक्शन से उसको कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है उसमें, और इससे कई तरह की दिक्कतें हमारे सामने बढ़ रही हैं, उसको रोकने के लिए हमारे सामने आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? ब्रेक के बाद साहित्य भवन की क्या है